हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चार कदम। आई होप आप लोगों ने हमारा ये वाला थाई टेल्स का फर्स्ट एपिसोड देखा होगा, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि थाईलैंड जाने के लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए एंड सस्ती फ्लाइट्स आप कहां से बुक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ये व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये है थाई टेल्स एपिसोड नंबर 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले है लगेज में क्या चीजें ले जाना अलाउड है, उसके बाद कितना पैसा ले जाना कंपलसरी है, मनी एक्सचेंज कहां से कराएं और सिम आपको कहां से लेनी है, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कि बजट फ्रेंडली स्टेज, होटल एंड हॉस्टल आपको कहां मिलेंगे और उनको कैसे बुक करना है। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लगेज में क्या चीजें ले जानी अलाउड है और क्या नहीं, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते। तो 3 स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी चीज जो बैटरी से चलती है या उसमें बैटरी लगती है वो आपके चेक इन बैग में बिल्कुल भी नहीं जा सकती, वो आपके हैंड बैग में जाएगी। रीजन ये है कि बैटरी जो है वो फट सकती है, उससे आग लग सकती है, तो इस वजह से आप अपने चेक इन बैग में नहीं डाल सकते उसको। नंबर 2, कोई भी डेंजरस आर्टिकल जैसे कि नाइफ, सीजर, बैट या फिर कोई भी ऐसा भारी सामान जिससे किसी की जान जा सकती है या किसी को आप इंजर्ड कर सकते हैं, वो सामान आप अपने कैरी बैग में या हैंड बैग में नहीं ले जा सकते, उसको आपको चेक इन बैग में ही डालना पड़ेगा। नंबर 3 पर आता है लिक्विड सामान। जो भी लिक्विड सामान 100 ml से ऊपर है वो आप अपने चेक इन बैग में लेके जा सकते हो, और जो भी 100 ml से नीचे है वो आप अपने हैंड बैग या कैरी बैग में ले जा सकते हैं। तो ये 3 स्टेप आप याद रखो, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। और जो चीज आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। ये चीजें आप बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, ना ही चेक इन बैग में, ना ही आप अपने हैंड बैग में। तो प्लीज इन चीजों को ले जाना बिल्कुल अवॉइड करना। अब जब लगेज की बात हो ही रही है तो मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप जब भी एयरपोर्ट पे जाते हो तो अपना जो भी लगेज है उसका अच्छे से आप फोटो क्लिक कर लो या तो उसकी वीडियो बना लो। तो अगर आपका बैग डैमेज होता है या फिर टूट जाता है या कुछ भी सामान मिसिंग होता है तो आप क्लेम कर सकते हो एयरलाइन से 1,20,000 तक, और डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 20,000 तक क्लेम कर सकते हो। हमेशा याद रखना, जब भी आप एयरपोर्ट पे होते हो तो अपने लगेज की अच्छे से फोटो क्लिक कर लो ताकि वो फिर प्रूफ के तौर पर आप उनको दिखा सकते हो। तो अब बात करते हैं कि कितना पैसा ले जाना कंपलसरी है। 10,000 बात आपको ले जाना कंपलसरी होता है। उससे नीचे अगर आपके पास पैसा होगा तो हो सकता है कि वो आपसे काफी सारी पूछताछ करें या फिर आपको तुरंत मनी एक्सचेंज करवाने के लिए भेज दे। तो मेक श्योर आप जब भी इंडिया से जा रहे हो तो पहले ही एटलीस्ट 10,000 बात आप लेके जाओ एक्सचेंज करा के इंडिया से ही। बाकी आपको कहां से मनी एक्सचेंज करवाना है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, तो बात करते हैं इसी के बारे में। तो देखो भाई, काफी सारे सोर्सेस है जहां से आप अपनी मनी एक्सचेंज करा सकते हो। जैसे कि आप अपने बैंक से भी मनी एक्सचेंज करा सकते हो या फिर आप एयरपोर्ट से भी मनी एक्सचेंज करा सकते हो, और जो आपके लोकल मनी एक्सचेंजर प्रोवाइडर होते हैं उनसे भी आप करवा सकते हो, एंड आप थाईलैंड जाकर भी मनी एक्सचेंज करा सकते हो। लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका है मनी एक्सचेंज कराने का वो है आपके लोकल प्रोवाइडर। तो आप इंटरनेट से काफी सारे मनी एक्सचेंजर प्रोवाइडर के नंबर निकालो और उनसे आप रेट पता करो। जहां से आपको बेस्ट रेट मिलेगा आप वहां से मनी एक्सचेंज करा सकते हो। और ये सिर्फ एक दिन के लिए मत करो, आप कम से कम 10-15 दिन पहले उनसे कांटेक्ट करते रहो। जैसे ही आपको बेस्ट रेट मिलता है आप उसी टाइम जाके अपना मनी एक्सचेंज करा सकते हो। आपको बैंक से इसलिए नहीं मनी एक्सचेंज करानी चाहिए क्योंकि एक तो आपको रेट सही नहीं मिलता और ऊपर से आप काफी लॉस में चले जाते हो। सेम चीज एयरपोर्ट पे भी है, आपको काफी ज्यादा महंगा रेट मिल सकता है एयरपोर्ट पे, और जो कि मिलता ही है, चाहे आप दिल्ली के एयरपोर्ट पे कराओ या फिर आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पे कराओ। तो एयरपोर्ट से आप बिल्कुल भी मनी एक्सचेंज मत कराना, काफी ज्यादा लॉस में चले जाओगे। और तीसरा तरीका जो था वो था थाईलैंड से। तो थाईलैंड में भी रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आपको पता नहीं लगेगा कब रेट बढ़ गया है कब रेट घट गया, और प्लस वहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी, आप उनको ढंग से नहीं समझ पाओगे या फिर आप उनको नहीं समझा पाओगे। तो रीजन यही है, आप अपने देश से ही किसी अच्छे से मनी एक्सचेंजर प्रोवाइडर से आप मनी एक्सचेंज कराओ और वही आप लेके जाओ। बाकी दिल्ली के बेस्ट मनी एक्सचेंजर कौन से हैं जहां से मैंने अपनी मनी एक्सचेंज करवाई थी, उनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं आपको उनकी पूरी डिटेल्स दे दूंगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या हम अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से थाईलैंड के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, तो आंसर इज यस। लेकिन अगेन आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा, तो इस वजह से आप एटीएम यूज मत करना थाईलैंड के। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल भी यूज मत करना। अब आते हैं सिम कार्ड पर कि भाई सिम कार्ड कहाँ से लेना है। तो देखो, एयरपोर्ट पहुंचते ही थाईलैंड के आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे वहां पर एयरपोर्ट के अंदर ही सिम कार्ड लेने के लिए। तो वहां पर आपको सिम लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, जिससे आप अपनी कैब वगैरह बुक करेंगे होटल तक जाने के लिए, लोकेशन चेक करने के लिए, तो इंटरनेट तो चाहिए आपको। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप 3-4 लोग साथ में जा रहे हो तो सब लोग एयरपोर्ट से सिम मत लेना, क्योंकि एयरपोर्ट पर सिम आपको महंगी मिलेगी। एयरपोर्ट पे जो सिम का प्राइस होता है वो 600 से 1000 बात तक हो सकता है। तो इसलिए कोई एक बंदा वहां से सिम ले लो, बाकी जो भी लोग हैं वो
वो आप 7-Eleven से सिम लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट के प्राइस से 7-Eleven पर काफी ज्यादा सस्ती सिम आपको मिल जाएगी। तो बेटर यही है कि आप सभी लोग एयरपोर्ट से सिम मत लेना। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपको लेनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कैब वगैरह या इंटरनेट यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा लोग हो तो आप एक बंदा कोई एयरपोर्ट से सिम ले लो, बाकी लोग आप 7-Eleven से सिम ले सकते हो। तो अब लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का कि भाई स्टे कहाँ किया जाए। तो देखो ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टे करना चाहते हैं। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आई सजेस्ट कि आप कोई होटल कर लेना, लेकिन अगर आप बैचलर्स हैं या फिर आप 3-4 दोस्त हैं तो आप हॉस्टल्स में भी रुक सकते हो। तो यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं वो 200 बात पर नाइट के हिसाब से मिल जाते हैं, यानी कि इंडिया का यही कोई 400-500 रुपए। और आप हॉस्टल्स तभी करना या तो आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप 4-5 बैचलर हो और आपको स्ट्रेंजर्स के साथ रूम शेयर करना पसंद है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हो तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप हॉस्टल मत करना, आपको एक होटल ही लेना पड़ेगा। तो मैं पर्सनली आपको कुछ हॉस्टल्स रिकमेंड करता हूँ जहाँ आपको बेस्ट स्टे के साथ साथ बहुत सही डील भी मिल जाएगी। तो उनके नाम है ये। तो इनके नाम आप जैसे ही गूगल पर डालोगे आपको इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी और आप वहीं से इनको बुक भी कर सकते हो। और प्रो टिप यही रहेगी कि अपने लगेज के लिए एक लॉक जरूर लेके जाना साथ। स्टे का दूसरा ऑप्शन आता है होटल्स। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप कोई भी 5 स्टार या 3 स्टार होटल्स कर सकते हो। हाँ, ये थोड़े से महंगे होंगे बट इनकी सर्विस एंड अकोमोडेशन ऑब्वियसली हॉस्टल से अच्छा होता है। तो यहाँ पर होटल्स आपके 1000 बात पर नाइट यानी कि 2200 से 2500 रुपीज में शुरू हो जाते हैं। ये बैंकॉक के कुछ एरियाज हैं जहाँ पर आपको आपकी जरूरत के हिसाब से स्टे मिल जाएंगे। एक और चीज, आप होटल्स या हॉस्टल्स की बुकिंग इंडिया से ही करा के चलना, क्योंकि पीक टाइम में यहाँ पर सभी स्टेज सोल्ड आउट होते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है स्टे का, वो है एयरबीएनबी, जो कि 800 से 1000 बात पर नाइट यानी कि वही 1500 से 2000 तक आपको मिल जाएगा। और ये भी आप पहले ही बुक करा लेना ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज ये थे इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। आई होप आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं @बस 4 कदम। वहां आपको पक्का से रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, अब तो काफी मेहनत लगती है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक भी कर देना जरूर। बाकी आपको पता ही है कि ये वीडियो किसको शेयर करनी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।